हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। हेलो स्टूडेंट्स, इंडियन इकोनॉमी के PYQ सीरीज में आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 के आगे करेंगे और क्वेश्चन नंबर 26 आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कभी कभी समाचारों में दिखने वाले पद आयात आवरण यानी इंपोर्ट कवर को सर्वोत्तम रूप से वर्णन करता है। देखिए, जो इंपोर्ट कवर है वो बेसिकली एक तरीके का रिजर्व है, ठीक है ना। ये वास्तव में क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि जो इंपोर्ट करने से आपके पास कभी फंड की प्रॉब्लम आ जाए तो उससे बचने के लिए आप कुछ मंथ का रिजर्व मेंटेन करते हैं जिससे आप फर्दर पेमेंट कर सकें अगर कोई आपके साथ प्रॉब्लम है, ठीक है। तो इसमें अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा के रूप में रिजर्व रखा जाता है बैंक के द्वारा, RBI के द्वारा, और यह मुद्रा की स्थिरता के लिए ज़रूरी होता है कि कम से कम 8 से 10 महीने का आप रिजर्व मेंटेन करें और इसी रिजर्व को हम इंपोर्ट कवर कहते हैं। तो ऑप्शन 1 है, यह किसी देश के आयात मूल्य और सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात को दिखाता है, यह गलत है। दूसरा, यह किसी देश के एक वर्ष में आयात के कुल मूल्य को दिखाता है, यह भी गलत है। यह दो देशों के बीच निर्यात व आयात के मूल्यों के अनुपात को दर्शाता है, यह भी गलत है। और यह उन महीनों की संख्या को दर्शाता है जितने महीनों के आयात का भुगतान देश के अंतर्राष्ट्रीय रिजर्व द्वारा किया जा सकता है, तो यह बिल्कुल सही है। यह ध्यान रखिएगा, इसको हमेशा महीनों की संख्या में रखा जाता है और नॉर्मली जो है 8 से 10 महीने का जो ड्यूरेशन होता है उसके लिए इसको मेंटेन किया जाता है कि अगर कोई संकट आता है तो हम उस स्थिति से निपटने के लिए भुगतान करने में सक्षम रहें। अगले प्रश्न पर चलते हैं और आपका अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 27 है, जो ये कह रहा है कि समाचार पत्रों में कभी कभी देखे जाने वाले आधार क्षय एवं लाभ स्थानांतरण बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग पद का क्या संदर्भ है, यानी कि बेस इरोजन और प्रॉफिट शिफ्टिंग क्या काम करता है, किस लिए इस शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो जो बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग है वो वास्तव में उन कंपनियों के लिए होती है जो कंपनियां विदेशी व्यापार करती हैं, पहली चीज। और दूसरी चीज क्या करती हैं कि वे अपने लाभ को, प्रॉफिट शिफ्टिंग का मतलब अपने लाभ को ऐसे शिफ्ट करती हैं कि उनको टैक्स उस कंट्री में ना देना पड़े, वे अपने लाभ को ट्रांसफर कर देती हैं ऐसी कंट्रीज में या ऐसे प्लेसेस में जहां पर टैक्स स्लैब बहुत कम या लगभग 0 होता है और वे इस तरीके से कर को बचा लेती हैं, ठीक है। और इससे उस देश का नुकसान होता है आर्थिक, जिसे टैक्स के रूप में वहां से आय होनी चाहिए थी, ठीक है। तो जो अंतर्राष्ट्रीय संघ है, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एवं विकास संघ है, उसने करीब 135 देशों के साथ ऐसे समझौते कर रखे हैं जिससे कर नियमों में सामंजस्य हो, सुधार हो और ये बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग की समस्या ना हो। तो आइए ऑप्शंस को देखते हैं कि संसाधन संपन्न किंतु पिछड़े क्षेत्रों में अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों द्वारा खनन कार्य, यह गलत है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा किए जाने वाले कर अपवंचन पर प्रतिबंध लगाना, बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा किसी राष्ट्र के आनुवांशिक संसाधनों का दोहन, यह भी गलत है। विकास परियोजनाओं की योजना और कार्यान्वयन में पर्यावरणीय लागतों पर विचार का अभाव, यह भी गलत है। तो देखिए, कर अपवंचन जो टैक्स इवेजन है उससे बचने के लिए लोग क्या करती हैं, बड़ी कंपनियां क्या करती हैं, वो बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग करती हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया। तो इसमें सबसे बेहतर ऑप्शन बी है, आप इसमें बी लगा दीजिए, ठीक है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। भारत में इस्पात उद्योग को निम्नलिखित में से किसके आयात की अपेक्षा होती है? जो स्टील इंडस्ट्री है, अगर स्टील का उत्पादन करना है तो भारत को किसका इंपोर्ट करना पड़ता है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है आपका शोरा, ठीक है। देखिए, जो शोरा होता है वो पोटेशियम नाइट्रेट होता है, ठीक है। इसका इस्तेमाल बेसिकली स्टील मेकिंग में नहीं किया जाता है, बल्कि इसका इस्तेमाल जो है जो फॉस्फेट बेस्ड फर्टिलाइजर्स होते हैं ना, उनको बनाने के लिए किया जाता है। तो यह ऑप्शन गलत है। दूसरा है रॉक फॉस्फेट। जो रॉक फॉस्फेट होता है वह बेसिकली जो है एक तरीके का फॉस्फेराइट होता है और ये वास्तव में इसका यूज़ जो है वो खनन इत्यादि में ज़्यादा किया जाता है, ठीक है। इसका इस्तेमाल स्टील इंडस्ट्री में नहीं किया जाता। कुकिंग कोल जो है
जो कोककारी कोयला होता है उसका इस्तेमाल स्टील इंडस्ट्री में ज़रूर किया जाता है ना। और इससे क्या होता है कि इस्पात निर्माण इकाइयों द्वारा इनकी मांग मुख्य रूप से की जाती है और यह भारत मुख्यतः इसके लिए आयात करता है। तो यह ऑप्शन सही है। उपर्युक्त सही तो सभी तो सही नहीं हो सकता, तो इसमें आपका सबसे बेहतर ऑप्शन सी है जो कि कुकिंग कोल को लेकर है, कुकिंग कोल को लेकर के है। और यह वास्तव में इसकी स्वदेशी उपलब्धता जो है वो कम है और इसी वजह से हमें इसका आयात करना पड़ता है, इंपोर्ट करना पड़ता है। अगला, अंतर्राष्ट्रीय लिक्विडिटी नकदी की समस्या निम्नलिखित में से किसकी अनुपलब्धता से संबंधित है? वस्तुएं, सेवाएं, सोना चांदी, डॉलर या दुर्लभ मुद्राएं जो हार्ड करेंसीज होती हैं, या निर्यात योग्य बेसिस सरप्लस। देखिए, लिक्विडिटी की समस्या क्या है? जो इंटरनेशनल लिक्विडिटी है, लिक्विडिटी का मतलब है मनी की नॉन अवेलेबिलिटी। तो अब आप देखिए कि मनी की नॉन अवेलेबिलिटी इन चार में से किस में सबसे ज़्यादा होने की संभावना है? वस्तुओं और सेवाओं का मनी की सप्लाई से कोई लेना देना नहीं है सीधा, ठीक है। तो इस वजह से यह ऑप्शन नहीं हो सकता। सोना और चांदी की बात करें तो ये अपने आप में स्टोरेज के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, लेकिन इसका इंटरनेशनल करेंसीज से कोई सीधा लिंकअप नहीं है। अगर हम देखें डॉलर और बाकी हार्ड करेंसीज, इनकी डिमांड बहुत ज़्यादा होती है। हर कंट्री में हर इन्वेस्टर चाहता है कि उसके पास डॉलर और हार्ड करेंसीज हो, जिससे वो फर्दर इन्वेस्टमेंट में इसको यूज़ कर सके। तो इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा होती है और लोग इसे स्टोर करते हैं। तो जब भी कभी लिक्विडिटी की समस्या आएगी तो सबसे ज़्यादा समस्या किस चीज़ की आएगी? डॉलर की, और जो हार्ड करेंसीज हैं उनकी, वो मार्केट में उनकी सप्लाई कट डाउन हो जाएगी। और निर्यात योग्य बेसिस जो सरप्लस है, जो आपके पास सरप्लस है जिसको आप निर्यात कर सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है इससे सीधा सीधा। तो इसमें आपका सबसे बेहतर ऑप्शन सी हो सकता है और आप इसमें सी लगाएं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। और आपका अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 आपसे कह रहा है रुपए की परिवर्तनीयता से क्या तात्पर्य है? ठीक है, देखिए, रुपए की परिवर्तनीयता यानी कि कन्वर्टेबिलिटी ऑफ रुपीज जो होता है वो बेसिकली क्या होता है कि अन्य मुद्राओं में आपके रुपए को कितना जल्दी और कैसे कन्वर्ट किया जाएगा। ठीक है, जैसे आप डॉलर के बदले रुपया, जो आप देखते हैं ना आजकल, जैसे न्यूज़ में आप देख रहे होंगे कि रुपए के मूल्य में डॉलर के कंपैरिजन में बहुत गिरावट, ऐतिहासिक गिरावट दर्ज की गई है, अपने लोएस्ट लेवल तक रुपया पहुंच गया है। तो डॉलर के बदले जो रुपए वाला मामला है, इसी को हम रुपए की परिवर्तनीयता कहते हैं। परिवर्तनीयता केवल डॉलर के लिए नहीं, बाकी करेंसीज के लिए भी यही शब्द इस्तेमाल होगा। ठीक है, तो पहला है रुपए के नोटों के बदले सोना प्राप्त कर सकना, यह कन्वर्टिबिलिटी नहीं है। रुपए के मूल्य को बाजार की शक्तियों द्वारा निर्धारित होने देना, यह एक्सचेंज रेट है, ना कि कन्वर्टिबिलिटी। रुपए को अन्य मुद्राओं और अन्य मुद्राओं को रुपए में परिवर्तित होने की स्वतंत्र रूप से अनुज्ञा प्रदान करना। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको एग्जाम्पल दिया डॉलर का और कहा कि बाकी सारी मुद्राएं जो भी होती हैं वे सभी भी इसी तरह से काम करती हैं। ठीक है, तो जो भी अन्य मुद्राएं हैं विश्व की, शेष विश्व की, उसके बदले डॉलर में रुपए का उसमें बदल जाना और उस करेंसी का रुपए में बदल जाना, यही है आपकी कन्वर्टिबिलिटी। भारत में मुद्राओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय बाजार विकसित करना, यह भी सही नहीं है। तो इसमें केवल सी ऑप्शन सही है, आप इसमें सी लगा दीजिए, सी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 31 को। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है कि भुगतान संतुलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से किनसे चालू खाता बनता है? ठीक है, तो चालू खाता और पूंजी खाता दो तरीके के अकाउंट होते हैं, कैपिटल अकाउंट और करेंट अकाउंट। करेंट अकाउंट में क्या क्या आएगा ये आपसे पूछा गया है, और जो कैपिटल अकाउंट है उसमें क्या आएगा ये आपको इसमें से हटा देना होगा। ठीक है, तो देखिए जो कैपिटल अकाउंट है उसमें नहीं, हमें करेंट अकाउंट में देखना होगा। और करेंट अकाउंट में क्या क्या आएगा, देखिए व्यापार संतुलन। व्यापार संतुलन वह होता है जो हमारे देश की वस्तुओं और सेवाओं और दूसरे देश की वस्तुओं और सेवाओं के बीच में संतुलन स्थापित होता है, वह वास्तव में व्यापार संतुलन होता है और यह चालू खाते का अभिन्न अंग होता है। दूसरा, विदेशी परिसंपत्तियां। जो विदेशी परिसंपत्तियां हैं, जो फॉरेन असेट्स हैं, वे इसमें नहीं आएंगे। जो फॉरेन असेट्स हैं उनको इसमें शामिल नहीं किया जाएगा क्योंकि वे पूंजीगत खाते का हिस्सा हो सकती हैं। ठीक है, उनको जो है हम पूंजीगत खाते का हिस्सा तो मान सकते हैं, लेकिन वे जो चालू खाता है उसका हिस्सा नहीं होती हैं। तो यह गलत है।
तीसरा अदृश्यों का संतुलन, अदृश्य मतलब सर्विसेज, ठीक है, तो जो सेवाओं का संतुलन है और जो वस्तुओं का संतुलन है वो सब चालू खाते में आता है। और साथ साथ एसडीआर जो विशेष आहरण अधिकार है, ये आपको पता है आईएमएफ की करेंसी है एक तरीके से आप कह सकते हैं, और ये जो है चालू खाते का हिस्सा नहीं होती है, ठीक है। तो 1 और 3 ही केवल ऐसा है जिसे हम चालू खाते का हिस्सा मान सकते हैं। तो इसमें ऑप्शन है 1, 2 एंड 3, 1 एंड 3 एंड 1 to 4। तो आप इसमें 1 एंड 3 को लगा दीजिए, यही बेहतर ऑप्शन है। अगला, किसी देश का भुगतान संतुलन किसका व्यवस्थित अभिलेख है? बैलेंस ऑफ पेमेंट, ठीक है। तो जो बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है वो एक तरीके का स्टैटिस्टिकल डेटा होता है, सांख्यिकीय विवरण होता है, जो किसी निश्चित समय के दौरान, किसी एक पर्टिकुलर अवधि में, जैसे मानिए 1 ईयर में, है ना, तो किसी एक निश्चित समय में जो निवासी और गैर निवासियों के बीच में लेन देन हो रहा है, ठीक है, जितना पैसा आ रहा है और जितना पैसा जा रहा है, जितना हम रिसीव कर रहे हैं और जितना हम पे कर रहे हैं, उन सब का विवरण प्रस्तुत करता है, ठीक है। तो बेसिकली जो भुगतान संतुलन है वो ये है कि हमने कितनी प्राप्तियां की हैं कुल नगद में या धन की, और कितना हमने भुगतान किया है, इसके ही बैलेंस को हम क्या कहते हैं? भुगतान संतुलन कहते हैं, ठीक है। तो अब आप देखिए कि इसमें क्या आएगा, किसी एक निश्चित अवधि के दौरान, सामान्यतः 1 वर्ष में, किसी देश का समस्त आयात और निर्यात का लेन देन, यह तो मैंने अभी आपको बताया, सही है। दूसरा, किसी एक वर्ष में देश द्वारा निर्यात की गई वस्तुएं, केवल निर्यात की गई वस्तुएं नहीं, इसमें से आपको आयात की गई वस्तुएं घटानी पड़ेंगी, तो ये दूसरा गलत हो गया। तीसरा, एक देश की सरकार और दूसरे देश की सरकार के बीच आर्थिक लेन देन, यह भुगतान संतुलन नहीं है। और एक देश और दूसरे देश के बीच में पूंजी का संचलन, यह भी भुगतान संतुलन नहीं है। तो इसमें आप ए लगाएंगे, बी, सी और डी इसमें प्रॉपर आंसर नहीं है, ठीक है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, और आपका अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 33। यह आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से पूंजीगत लेखा की रचना करते हैं, कैपिटल अकाउंट की रचना करते हैं, कैपिटल अकाउंट और करेंट अकाउंट, जैसा मैंने अभी अभी आपको बताया था। तो जो कैपिटल अकाउंट है, जो पूंजीगत लेखा है, उसमें क्या क्या आता है? उसमें जो भी आप लॉन्ग टर्म के लिए लेते हैं, जो भी आप लंबी अवधि के लिए लेते हैं, देखिए कैपिटल अकाउंट के बारे में एक बात ध्यान रखिएगा, या तो ये असेट का जनरेशन करेगा या तो ये लाइबिलिटी का जनरेशन करेगा, ठीक है, फ्यूचर में, और लंबे अवधि के लिए होगा। तो इसमें क्या क्या आता है ये आपको नोट करना हो चाहिए और याद भी रखना चाहिए। तो इसमें देखिए, विदेशी ऋण जो है ये लंबी अवधि के लिए है और आपने विदेश से प्राप्त किया है, लंबी अवधि तक चलेगा, तो ये आपके कैपिटल अकाउंट का जो है वो हिस्सा है। एफडीआई जो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश है, ठीक है, जो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश है उसे भी हम कैपिटल अकाउंट का हिस्सा मानते हैं। जो निजी प्रेषित है, जो प्राइवेट रेमिटेंसेस हैं हमारे यहाँ आए हैं, वो हमारे यहाँ के इन्वेस्टमेंट्स नहीं हैं और ना ही वो हमारे लोन हैं, तो इस वजह से वे इसमें शामिल नहीं होंगे। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट भी आपका लॉन्ग टर्म होता है और साथ ही साथ आपके लिए इम्पॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट भी होता है, तो और ये आपके लिए असेट का जनरेशन भी करेगा और साथ ही साथ लाइबिलिटी का भी। तो 1, 2 और 4 इसमें सही ऑप्शन होंगे, तो आप इसमें बी लगा दीजिए। अगले प्रश्न पर चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 34 को देखते हैं। भारत की विदेशी मुद्रा आरक्षित निधि में निम्नलिखित में से कौन सा एक मद समूह सम्मिलित है? देखिए, विदेशी मुद्रा की जो आरक्षित निधि होती है, ठीक है, जो आप फॉरेन करेंसी रिजर्व रखते हैं, उसमें आपकी कई सारी चीज़ें आती हैं, जैसे कि जो आप विदेशी मुद्रा रखे हुए हैं, जो फॉरेन करेंसी रखे हुए हैं, जैसे आपने डॉलर रखा है, पाउंड रखा हुआ है, यूरो रखा हुआ है, वो आ जाएगा। जो आपका गोल्ड रिजर्व है, जो स्वर्ण का जो भंडार है, वो आ जाएगा। इसके साथ साथ जो आपके एसडीआर हैं आईएमएफ में, स्पेशल ड्राइंग राइट्स, विशेष आहरण अधिकार, वे आ जाएंगे, है ना। इसी तरीके से आईएमएफ का जो रिजर्व ट्रेंच होता है, जिस पर हम लोगों ने कल चर्चा भी की थी लास्ट वीडियो में, मतलब, तो वो रिजर्व ट्रेंच भी आपके जो करेंसी का भंडार है उसमें, फॉरेन करेंसी का भंडार है उसमें आएगा, ठीक है। तो विदेशी मुद्रा परिसंपत्ति, विशेष आहरण अधिकार और विदेशों से ऋण, विदेशी मुद्रा संपत्ति, विदेश भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा धारित स्वर्ण और विशेष आहरण अधिकार, विदेशी मुद्रा परिसंपत्ति, विश्व बैंक से ऋण और विशेष आहरण अधिकार, विदेशी मुद्रा परिसंपत्ति, रिजर्व बैंक द्वारा धारित स्वर्ण और विश्व बैंक से ऋण,
देखिए सबसे इंपॉर्टेंट विदेशी मुद्रा परिसंपत्ति सभी में है, ठीक है, तो इस हिसाब से सारे सही होंगे। लेकिन विशेष आहरण अधिकार एसडीआर है, एसडीआर दूसरे में भी है और तीसरे में भी है, चौथे में नहीं है तो चौथा नहीं होगा, एसडीआर इसका हिस्सा होता है। तीसरी चीज क्या है, विदेशों से ऋण, जो ऋण लिया है वो विदेशी मुद्रा और आरक्षित निधि का हिस्सा नहीं हो सकता, तो ये गलत हो गया आपका। अब भारत में रिजर्व बैंक द्वारा धारित ऋण, मैंने कहा जो गोल्ड रिजर्व होता है वो भी इसका हिस्सा होता है, तो ये बिल्कुल सही है। और लेकिन इसमें विश्व बैंक से ऋण लिखा हुआ है, ना कि गोल्ड रिजर्व लिखा हुआ, तो यह भी सही नहीं होगा। और इस हिसाब से देखेंगे तो आपका केवल बी एक सही ऑप्शन आपको दिखाई देगा। तो जब भी आपको लगता है कि आप चीज़ों को फिल्टर आउट करना चाहते हैं तो आप देखें कि उनमें से कौन कौन सी चीज़ें हैं जो समरूप हैं, उनको रखिए और बाकी को आउट करते चलिए, ठीक है। इस तरीके से भी आप अपने आंसर को चूज कर सकते हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं और अगला प्रश्न आपका क्वेश्चन नंबर 35 है। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसी मुद्रा का अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मूल्य विश्व बैंक निर्धारित करता है, संबंधित देश द्वारा प्रदत्त वस्तुओं और सेवाओं की कितनी मांग है इस पर डिसाइड होगा, संबंधित देश की सरकार की स्थिरता से निर्धारित होगा और संबंधित देश की आर्थिक संभाव्यता से निर्धारित होगा। आपसे पूछा गया है किसी भी देश की मुद्रा का अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मूल्य, द वैल्यू ऑफ करेंसी कैसे डिसाइड होगी, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ करेंसी कैसे डिसाइड होगी, इसमें देखिए विश्व बैंक आपके देश की मुद्रा के निर्धारण के लिए कोई भूमिका निभाता नहीं है, विश्व बैंक केवल डेवलपमेंटल फाइनेंसिंग करता है, ठीक है। तो इस वजह से विश्व बैंक वाला ऑप्शन बिल्कुल गलत है। दूसरा, आपके देश द्वारा प्रदत्त वस्तुओं और सेवाओं की कितनी मांग है, देखिए जितनी ज़्यादा आपके देश की वस्तुओं और सेवाओं की मांग होगी उतनी ज़्यादा आपको पेमेंट होंगे और आपकी करेंसी की डिमांड बढ़ेगी। तो निश्चित तौर पर अगर आपके देश की वस्तुओं और सेवाओं की अंतर्राष्ट्रीय मांग ज़्यादा है तो इसका असर आपके मुद्रा के मूल्य पर पड़ेगा, तो यह बिल्कुल सही है। तीसरा, संबंधित देश की सरकार की स्थिरता से निर्धारित होगा। देखिए अंतर्राष्ट्रीय बाजार में आपके देश में स्थिर सरकार है या नहीं है, इससे आपके देश की मुद्रा का मूल्य निर्धारित होता है, उस पर असर पड़ता है। क्योंकि अगर आपके देश में स्थिर सरकार नहीं है तो निश्चित तौर पर उसकी मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी कुछ भी स्टेबल नहीं है, तो निवेश नहीं आएगा, फॉरेन करेंसी में ट्रेड नहीं होगा और आपकी करेंसी की डिमांड भी नहीं होगी। तो निश्चित तौर पर यह स्थिरता से बहुत सीधा संबंधित हो जाता है। अगला, संबंधित देश की आर्थिक संभाव्यता, आपकी प्रोबेबिलिटी क्या है। तो देखिए प्रोबेबिलिटी क्या है भविष्य में आपके आर्थिक तौर पर बढ़ने की या ना बढ़ने की, इससे आज आपके देश की मुद्रा का मूल्य निर्धारित नहीं होता, ठीक है। ये जब आपकी संभाव्यता वास्तविकता में बदल जाएगी तभी आपकी मुद्रा के मूल्य पर असर पड़ेगा, जब तक ये केवल संभावना है तब तक इस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। तो ये ऑप्शन भी सही नहीं है, ठीक है। तो अब आप देखिए उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है। 1 2 3 4 ये गलत हो गया, 2 और 3 ये बिल्कुल सही है, ठीक है। 3 और 4 भी गलत है, 1 और 4 भी गलत है, तो इसमें आप बी लगा दीजिए, केवल बी ही इसका सही आंसर हो सकता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है और ये आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी बातें भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश में समाविष्ट होंगी। एफडीआई, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में क्या क्या आएगा, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या क्या आएगा। सबसे पहली चीज यह है कि भारत में विदेशी कंपनियों की सहायक कंपनियां, अगर विदेशी कंपनियां भारत में सहायक कंपनियां स्थापित करती हैं तो यह अवसंरचनात्मक निवेश है, ठीक है। इसमें अगर कोई देश हमारी यहाँ की परिसंपत्तियों का निर्माण कर रहा है, किसी अन्य देश की कंपनियां हमारे यहाँ परिसंपत्तियों का निर्माण कर रही हैं, तो वो एफडीआई का एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा होता है, बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स होता है। दूसरा, भारतीय कंपनियों की बहुसंख्यक विदेशी इक्विटी धारण, अगर भारतीय कंपनियां विदेशी कंपनियों में बहुत सारी इक्विटी खरीद लेती हैं, ठीक है, तो क्या होगा कि उससे एक लॉन्ग टर्म निवेश आपके देश में आता रहेगा और उससे आपके यहाँ अवसंरचनात्मक विकास में सहायता मिलेगी। तो यह भी सही है, इसमें भी कोई डाउट नहीं है, यह भी आपका एफडीआई होगा, ठीक है। तो भारतीय कंपनियों में अगर मान लीजिए बहुसंख्यक का मतलब हुआ कि जैसे मान लीजिए 50%, 40%, 50% से ज़्यादा
जो इक्विटी है वो फॉरेन कंपनी ने खरीद ली, तो वो कंपनी की मोटे तौर पर ओनर जैसी हो गई। अब उसका लेकिन अवसंरचनात्मक जो ढांचा है, जो उसकी कार्य प्रक्रिया है, जो उसका व्यापार है, वो भारत से हो रहा है। तो निश्चित तौर पर ये भारत का एक लॉन्ग टर्म निवेश लेकर के आएगा और ये एफडीआई का हिस्सा हो जाएगा। तीसरा, विदेशी कंपनियों द्वारा अनन्य रूप से वित्त पोषित कंपनियां, ऐसी कंपनियां जो भारत में हैं लेकिन विदेशी कंपनियां उनको टोटल फंडिंग कर रही हैं, अनन्य रूप से पूरी फंडिंग कर रही हैं, तो यह तो सीधे सीधे विदेशी कंपनियों का सीधा निवेश हो गया, लॉन्ग टर्म निवेश हो गया। पोर्टफोलियो निवेश, देखिए जो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट होता है वह किसी तरीके से एफडीआई का हिस्सा नहीं, वो एफपीआई यानी कि पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट का हिस्सा होता है, एफडीआई का हिस्सा उसे हम नहीं मानते हैं। ठीक है, तो यह तो गलत हो जाएगा। 1, 2 और 3 बिल्कुल सही है। आप देखिए सही उत्तर लगाना है 1 2 3 4 2 4 1 3 एंड 1 2 3, तो इसमें आप डी लगा दीजिए, डी इसका सही आंसर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं और आपका अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 37, जो ये कह रहा है कि निम्नलिखित कार्यवाहियों पर विचार करें जो सरकार द्वारा किए जा सकते हैं। घरेलू मुद्रा का अवमूल्यन, निर्यातों को मिलने वाली आर्थिक सहायता में कटौती, उन उपयुक्त नीतियों को लागू करना जिससे देश में अधिक एफडीआई तथा एफआईआई से अधिक निधि आए। उपयुक्त में से कौन सी क्रियाएं चालू खाते के घाटे में सहायक साबित हो सकती हैं। ठीक है, देखिए जो चालू खाते का घाटा है, ठीक है, उसमें आपको जो करंट ईयर के पेमेंट्स हैं और करंट ईयर्स के आपके इंपोर्ट हैं उस पर आपको मैनेजमेंट करना है, उसी से आपका घाटा कम होगा। तो देखिए अगर घरेलू मुद्रा का आप अवमूल्यन कर देंगे, ठीक है, तो आपके चालू खाते के घाटे पर क्या असर पड़ेगा, आपके चालू खाते पर क्या असर पड़ेगा। सबसे पहले तो ये देखिए, तो मुद्रा का अवमूल्यन करते ही आपके निर्यात प्रोत्साहित होते हैं और आयात घट जाते हैं, और जैसे ही आपके निर्यात प्रोत्साहित होंगे अथवा आयात घट जाएंगे, दोनों में से कोई भी घटना होगी, तो आपके घाटे पर सकारात्मक असर पड़ेगा, क्योंकि अगर आपके निर्यात बढ़ गए तो आपका घाटा कम हो जाएगा, या आपके आयात कम हो गए तो भी आपका घाटा कम हो जाएगा। तो पहला सही है। दूसरा, निर्यातों को मिलने वाली आर्थिक सहायता में कटौती, अगर आप निर्यातों को मिलने वाली आर्थिक सहायता में कटौती कर देंगे, ठीक है, अगर आप निर्यातों को मिलने वाली आर्थिक सहायता में कटौती कर देंगे तो आपके निर्यात घट जाएंगे, और जब आपके निर्यात घटेंगे और आयात जस के तस हैं, ठीक है, तो अभी आप पहले इतना अंतर ले रहे थे, आपके निर्यात घट गए तो अंतर बढ़ जाएगा, ना कि कम होगा। तो आप देखें अगर आप निर्यातों की सब्सिडी घटा देते हैं तो आपका घाटा बढ़ेगा और ये आपके लिए अच्छा विचार नहीं होगा। अगला, उन उपयुक्त नीतियों को लागू करना जिससे देश में अधिक एफडीआई और एफआईआई आए। जैसे ही आपके देश में अधिक एफडीआई या एफआईआई आएगा, यानी कि आपके देश में फॉरेन करेंसी आएगी, तो उससे आप घाटे का भुगतान आसानी से कर पाएंगे। तो आप निश्चित तौर पर यह समझिए कि इससे आपके जो चालू खाते के घाटे हैं उसको कम करने में मदद मिलेगी और आपके लिए निवेश भी आएगा प्लस फॉरेन करेंसी भी आपको प्राप्त होगी। तो 1 और 3 सही है। आपसे पूछा जा रहा है 1 and 2, 2 and 3, केवल 3, 1 and 3, तो आप इसमें डी लगा दीजिए क्योंकि डी ही इसका सही आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पर। क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश और संस्थागत विदेशी निवेश एफडीआई और एफआईआई दोनों ही किसी देश में निवेश से संबद्ध हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन दोनों के बीच एक महत्वपूर्ण भिन्नता को सबसे अच्छे ढंग से बता रहा है, एफडीआई और एफआईआई। ठीक है, देखिए जो एफआईआई है वो बेसिकली क्या होता है, एफआईआई जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट है वो शॉर्ट टर्म भी होता है और साथ ही साथ वो जो एक तरीके से कहिए इंफ्रास्ट्रक्चरल निवेश नहीं होता, वो लंबे अवधि के लिए नहीं करते हैं। ठीक है, प्रॉफिट कमाने का मुख्य उद्देश्य होता है इसमें। जबकि जो एफडीआई होता है वो आपके यहाँ इन्वेस्टमेंट भी लाएगा, टेक्नोलॉजी भी लाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चरल ग्रोथ भी लाएगा। तो एक तरीके से एफडीआई एक व्यापक अवधारणा हो जाती है और इससे आपको बहुत सारा लाभ होगा। तो जैसे मान लीजिए किसी व्यवसाय में आपने बहुत बड़ा
से शेयर खरीद लिया, है ना, मेजॉरिटी ऑफ शेयर खरीद लिए, तो अब आप वो व्यवसाय भारत में रन कर रहे हैं, ठीक है, तो ये आपका एफडीआई है। जबकि एफआईआई जो है वो शेयर मार्केट में होगा, सेकेंडरी मार्केट में होगा, और ये मार्केट बेस्ड इन्वेस्टमेंट ही है। इसमें बहुत लंबे समय के लिए कोई इन्वेस्ट नहीं करता, बाजार में हो रहे लाभों को प्राप्त करने के लिए लोग निवेश कर रहे होते हैं। तो चलिए ऑप्शंस को देखते हैं। पहला, एफआईआई बेहतर प्रबंधन कुशलता और प्रौद्योगिकी अंतरण को लाने में सहायक है, जबकि एफडीआई केवल पूंजी लेकर आता है। अब यह ऑप्शन गलत है, क्योंकि आपको पता है, अभी मैंने आपको बताया, एफआईआई के लिए सही है और एफडीआई के लिए ऊपर वाला सही है। बेहतर मैनेजमेंट और टेक्नोलॉजी कौन लाएगा? एफडीआई लाएगा। दूसरा, एफआईआई व्यापक स्तर पर पूंजी उपलब्धता बढ़ाने में सहायक है, जबकि एफडीआई का लक्ष्य केवल विशिष्ट क्षेत्रों तक सीमित होता है। यह सही है, क्योंकि एफआईआई केवल पूंजी उपलब्धता मार्केट में क्रिएट करेगा, आपके पास मनी आ जाएगा उस समय, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट नहीं होगा। जबकि एफडीआई जिन विशिष्ट क्षेत्रों में करा जाएगा वहां पर पूरा डेवलपमेंट भी लेकर आएगा। तीसरा, एफडीआई केवल द्वितीयक बाजार में चालित होता है, जबकि एफआईआई का लक्ष्य प्राथमिक बाजार होता है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि एफआईआई जो है वो बेसिकली द्वितीयक बाजार या शेयर बाजार में इन्वेस्टमेंट है, शेयर्स को खरीदना है और कम अमाउंट में, लगभग 10% तक के शेयर्स को खरीदना है, ठीक है, तो यह भी गलत है। अगला, एफडीआई की तुलना में एफआईआई अधिक स्थायी है। जैसा कि मैंने आपको बार बार बताया कि एफआईआई स्थायी नहीं है, एफडीआई स्थायी है, क्योंकि अब आप वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चरल निवेश कर चुके हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं, तो वहां पर स्टेबिलिटी भी ज्यादा होगी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर बी होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। भारत में आने वाले प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की बड़ी मात्रा में मॉरिशस से आता है, न कि यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस जैसे अनेक बड़ी और परिपक्व अर्थव्यवस्थाओं से। इसका क्या कारण है? ठीक है, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश लेने में भारत कुछ देशों को अधिमान देता है। भारत का मॉरिशस का दोहरा करारोपण परिहार समझौता है। मॉरिशस के अधिकांश नागरिक भारत के साथ नृजातीय तारतम्य रखते हैं, इस कारण भारत में निवेश करने में सुरक्षित महसूस करते हैं। वैश्विक जलवायु परिवर्तन भावी खतरों को देखते हुए मॉरिशस बहुत बड़े स्तर पर भारत में निवेश कर रहा है। ठीक है, देखिए, जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है उसके लिए एक शब्द बहुत ही अच्छा सा इस्तेमाल होता है, मॉरिशस रूट। हालांकि इस प्रश्न में उस टर्म के बारे में कुछ नहीं कहा गया है, लेकिन जो इस प्रश्न के हिसाब से अगर हम देखें तो इस प्रश्न में जो बेहतर ऑप्शन वो है कि हमने मॉरिशस के साथ डीटीए कर रखा है, डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट कर रखा है, इसलिए वहां से यहाँ निवेश लाना आसान हो जाता है। ठीक है, लेकिन मॉरिशस रूट जिसलिए फेमस है वो ये है कि जो इलेजिटिमेट मनी है, जिसे एक अलग रूट से भारत में लाकर वाइट किया जा रहा है, उसके लिए भी मॉरिशस को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। वहाँ पर टैक्स, मॉरिशस एक तरीके से टैक्स हेवन कंट्री है, वहाँ पर टैक्स बहुत कम है या ज़ीरो है कई मामलों में, तो वहाँ पर यहाँ से मनी ले जाके निवेश की जाती है और वहाँ से होने वाले प्रॉफिट को यहाँ पर दोबारा रूट किया जाता है, तो उसी को मॉरिशस रूट कहा जाता है। लेकिन प्रश्न दूसरे संदर्भ में है, तो इस संदर्भ में अगर हम देखें तो डीटीए ही बेहतर ऑप्शन होगा इस प्रश्न के संदर्भ में, परंतु जरूरी नहीं है कि आप इसको इसी तरीके से समझें, मॉरिशस रूट भी इसके साथ आपको समझना चाहिए। ठीक है, आप देखिए क्वेश्चन नंबर 40 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी मुद्राएं कृत्रिम समझी जाती हैं? एडीआर। एडीआर क्या है? अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट है। ठीक है, तो ये कृत्रिम मुद्रा नहीं है, ये बेसिकली रेट है जिस पर ट्रांजैक्शंस होते हैं। जीडीआर भी एक रेट है पर ट्रेड किए जाते हैं, जहां पर आपको बेसिकली क्या होता है कि विभिन्न रेट पे एक दूसरे से ट्रांजैक्शंस होते हैं। जबकि एसडीआर, स्पेशल ड्राइंग राइट्स जो होता है, वो आपको पता है कि ये आईएमएफ का है, और अभी पीछे के प्रश्न में आपने देखा तो मैंने आपको शायद एक्सप्लेन करते समय ये बोला भी था कि ये आईएमएफ की करेंसी के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, जो कि एक कृत्रिम मुद्रा है, तो ये तो सही है। चौथा ऑप्शन है एडीआर और एसडीआर। जैसा कि मैंने आपको बताया कि एडीआर जो है वो एक तरीके का अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट है, जो कि ट्रेडिंग के लिए इस्तेमाल होता है, ना कि आपके लिए कोई कृत्रिम करेंसी का काम करता है। तो इन चारों में से एसडीआर जो केवल सी ऑप्शन है वो सही होगा, क्योंकि ये आईएमएफ की
एक तरीके की करेंसी मानी जाती है। और ये स्पेशल ड्राइंग राइट्स, जैसा मैंने आपको अभी पहले भी बताया, कि आपके देश के विदेशी मुद्रा भंडार का एक अंग होता है। ठीक है, तो इस प्रकार आज के टॉपिक्स हम लोगों ने कर लिए। इसके बाद बचे हुए प्रश्नों को अगले वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। उम्मीद है आप लोगों को प्रश्न और उसकी एनालिसिस सब समझ आ रही होगी। और धन्यवाद। अगर कोई समस्या है या कुछ भी आप जानना चाहते हैं, या आपको लगता है कि आपको कुछ और चीज़ों की आवश्यकता है जिससे आपका इकोनॉमी का सेगमेंट बेहतर हो सके, तो आप अपने कमेंट्स के द्वारा इसे हमें बता सकते हैं। थैंक यू सो मच। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।